Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss collective bargaining. ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म हो चुका है. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि चाहे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पढ़ा जाए या फिर कहीं भी चाहे तो ट्रेड यूनियन में. वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आज जानने वाले हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो मजदूर संघ होता है जिसमें एम्प्लॉयर होते हैं, जो मालिक होते हैं, तो मालिक के बीच में जो वेतन या राइट्स आदि के विषयों पर जो सामूहिक बातें जो होती है, सामूहिक साझेदारियाँ जो होती है, या फिर अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं लाइक डिस्कशन बिटवीन अ ट्रेड यूनियन एंड एन एम्प्लॉयर ओके अबाउट द पे एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द यूनियन मेंबर जो होते हैं उनके वर्किंग कंडीशन को लेकर ये होता है. ओके मीन्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल through their unions negotiate contracts with their employer to determine their terms of the employment. मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग केवल एक डिस्कशन होता है बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर के बीच में. ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर किस चीज़ से रिगार्डिंग? पे एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द यूनियन. पे एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द यूनियन. सो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि इंडिविजुअल के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है. जैसे कि मैंने हमेशा बताया कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअल के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता. कोई अगर इंडिविजुअली जाता है, अगर कोई एम्प्लॉय है इंडिविजुअली अपने राइट के लिए जाता है, तो उसको बार्गेनिंग पावर उसके पास होता नहीं है, वो डोमिनेट हो जाता है. इंडिविजुअल वीक होता है, डोमिनेट होता है, बट यूनियन स्ट्रांग होता है. समझ गए? तो यूनियन के पास ज़्यादा पावर होता है. अगर यूनाइट वे में जाए, अगर नंबर फॉर्म में लाइक 100,000. सो यहाँ पे मैंने एक बार और बताया था लाइक अ ट्रेड यूनियन इज अ टूल फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग. ओके, एक तरीके से टूल है कलेक्टिव बार्गेनिंग का. चाहे तो ट्रेड यूनियन हो या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी वहाँ पे जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं वही काम करते हैं वहाँ पे. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे कि ये टूल है एक तरीके से ट्रेड यूनियन का. एंड इफ यू आर इंडिविजुअल, इफ यू आर अलोन सोल, यू कैन नॉट फाइट फ्रॉम एनीबडी. ओके, बट इफ यू आर इन नंबर लाइक 1,000 lakhs, देन यू कैन फाइट इजली फॉर योर राइट्स. ओके, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर लेगा. जो यूनियन होगा एम्प्लॉयर का, वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर लेगा. जो मालिक होगा, हेड होगा, ऑथोरिटेटिव बॉडी होगा, वो आपका अकेले का नहीं सुनेगा जब तक आप कलेक्टिव में नहीं जाते हो. कलेक्टिव में जाओगे तभी आप बार्गेन कर पाओगे. ओके, तो यहाँ पे यही बात बोला गया था. लेबर मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में नेगोशिएशन होता है. लेबर पहले सुन लो आप, उसके बाद ये तो नोट्स है, मैं इसको दिखा दूंगा, रीड कर दूंगा. लेबर और जो मैनेजमेंट होता है इसके बीच में क्या होता है? नेगोशिएशन होता है. नेगोशिएशन किस चीज़ से रिगार्डिंग होता है? लाइक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो नेगोशिएशन होता है. ओके, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो आता है वो रिजल्ट जो होता है लाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीके से एग्रीमेंट होता है. 20th सेंचुरी का ये टर्म है, ये आज से नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ये इस्तेमाल किया जाता था पहले. सो इट इज़ द टर्म ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट लाइक वर्किंग कंडीशन जो होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर नेगोशिएशन करते हैं. मीन्स देर इज अ नेगोशिएशन बिटवीन द वर्किंग कंडीशन एंड द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ होता है. ओके, लेकिन इसको एक चीज़ से समझना है कि वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो होता है यहाँ पे, वो उस पे फोकस मेन होता है कि जो नेगोशिएशन हुआ लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, उसकी डिस्प्यूट की सेटलमेंट हुई है नहीं हुई है. समझ गए? तो इतना आपको याद रखना है. लेकिन अभी डेफिनेशन पे चलते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहा गया है, जो पीपीटी है मेरे पास इस पे. सो अकॉर्डिंग टू द डेल योडर, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज्ड टू describe a situation in which the essential condition of employment are determined by bargaining process. जैसे कि मैंने बताया ये bargaining process से होता है, which is undertaken by representative of a group, जो कि undertaken by representatives of a group, क्योंकि ग्रुप एक यूनियन की तरह जाता है, कलेक्टिव जाता है, ताकि उसको अपना राइट, जो राइट के लिए गया है वो राइट उसको मिले. तो उसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही उसको मतलब एक तरीके से अंडरटेक करते हैं. ओके, ऑन वन हैंड एंड ऑफ one or more employer on the other. In the words of Filippo, collective bargaining is a process in which the representatives of a labor organization and the representatives of a business organization meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specify the nature of the employees and employer and union relationship. ये basically relationship collective bargaining एक negotiation किस चीज से रिगार्डिंग होगा?
लाइक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिगार्डिंग लाइक वहाँ पे लाइक वर्क टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, सैलरीज क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, तो एम्प्लॉयर सोल डिटरमाइन तो करता है। एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना एटीट्यूड दिखाता है, ये भी मायने यहाँ पे रखता है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एम्प्लॉयर की डोमिनेशन होती है। जो मालिक होता है, जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता मतलब मालिक या काम देने वाला जो होता है, वो जो होता है उसके पास पूरा राइट होता है, वो एक सोल एटीट्यूड तो दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो नेगोशिएशन इसी चीज को लेकर होता है कि वर्क टाइम क्या होगा, ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम की सैलरी क्या होगी, प्रॉपर सैलरी क्या होगी, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, तो ये सारी चीजें बताती थी। लेकिन 19th सेंचुरी और एंड ऑफ 20th सेंचुरी से पहले ये बात करेगा 19th और मिड ऑफ 20th सेंचुरी, तो उस समय क्या होता था, एम्प्लॉयर किंग होते थे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के पास ज्यादा राइट होता था। ओके लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होते गया। ओके डेफिनेशन खत्म हो चुका है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वॉलंटरी प्रोसेस अंडर विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड लेबर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। बी ऑल्सो नोट that the process does not stop as soon as a bargaining is reached at between the employer and the trade union, जैसे कि मैंने बताया, and it is a continuous process because the contract is only the beginning of collective bargaining and the bargaining requires an efficient and permanent agreement for negotiation. No temporary or one time arrangements कैन मेक द बार्गेनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेटलमेंट, इसका मेन फोकस ही होता है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को लेकर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को लेकर मेन फोकस होता है इसका, तो इसको आपको जानना है। ओके सो द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन सिंस लॉन्ग एंड हैज बीन डिफाइंड बाय आवर लॉ कोर्ट्स। ओके सो एक केस था इन करोल लेदर कर्मचारी संगठन वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी। ओके तो करोल लेदर कर्मचारी संगठन वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टेक्निक बाय विच डिस्प्यूट एज टू द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिमूव्ड एमिकेबली बाय एग्रीमेंट रेदर देन कोअर्जन। मतलब एक कोअर्जन करके, एक जैसे कि कोअर्जन करे बिना ही एक तरीके से एक ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे बिना कोअर्जन किए, बिना किसी तरीके के कोई मतलब एक तरीके से कोई ऐसा चीज़ ना हो लाइक कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई किसी को बाध्य कर रहा है काम करने से, तो ऐसा ना करके कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जो कि एक फ्रेंडली वे में हो जाए, amicably वे में हो जाए। ओके सो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 seeks to achieve social justice on the basis of collective bargaining. So in earlier judgment in Titagarh Jute Company Limited versus Siram Tiwari, अब इसमें क्या हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट क्लैरिफाइज दैट दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेचर इज ऑल्सो इम्प्लिसिट इन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पे जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होते हैं, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, वो भी वही काम करते हैं वहाँ पे। जब मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं जब रिविजन करवाऊंगा तो मैं वहाँ पे इसका कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाऊंगा वहाँ पे भी। सो in Ram Prasad Vishwakarma versus Industrial Tribunal, the court observed that it is well known how before the days of collective bargaining, labor was at a great disadvantage in obtaining a reasonable terms for the contract। जैसे कि बताया कि लेबर के लिए कोई फाइट ही नहीं कर रहा था, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट है कि लाइक सब लोग साथ में आते हैं, इनकी जो नेगोशिएशन होती है मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट से जो नेगोशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो नेगोशिएशन होता है वो इनका राइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट हुआ। एज अ ट्रेड यूनियन डेवलप इन द कंट्री एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकम द रूल। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीके से रूल बन गया है, समझ गए। सो द एम्प्लॉयर्स फाउंड इट नेसेसरी एंड कन्वीनियंट टू डील विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन। जो वर्कमैन की प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे मिलना थोड़ा आसान हो गया, अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं, अपने शिकायतों को लेकर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेकर जाते हैं, समझे। सो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन, जो सोल होते हैं, सोल कोई फाइट नहीं कर सकता, यू कैन नॉट फाइट सोलली, यू कैन नॉट फाइट अलोन। सो इफ़ यू आर गोइंग नंबर लाइक 1000 lakhs, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका, वो लड़ेगा उसके लिए। सो नॉट ओनली फॉर द मेकिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बट in the matter of taking disciplinary action against one or more workmen and as regards of other disputes। so in राम प्रसाद विश्वकर्मा वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ये बताया गया था, और ये दोनों केस आपका क्लियर हो गया होगा, करोल लेदर कर्मचारी संगठन वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर वाला, और दूसरा है टीटागढ़ जूट कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला, तो ये आपका क्लियर हो गया।
अब इसका मेन एम क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे बैलेंस द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करता है, ओके, मेंटेन इक्वलिटी को मेंटेन करता है, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, एंड रूल मेकिंग फंक्शन को समझाता है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो होता है उसको अच्छा करता है, जैसे यहाँ पे बताया गया। इसका मेन एम यही होता है कि बैलेंस करे जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है और जो इक्वलिटी है उसको मेंटेन करके रहे। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यानी कि सबकी अपनी राइट है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखे। रूल मेकिंग फंक्शन जो है, जो रूल मेकिंग जो रूल बनता है लोगों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर का रूल है, एम्प्लॉय का रूल है, वो फंक्शन भी मेंटेन करके रखे। तो यहाँ पे मतलब ये ना हो कि एम्प्लॉयर ही केवल किंग हो। एटीट्यूड ऑफ वर्कमैन और एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर दोनों को देखा जाता है। यहाँ पे जो रूल बनेगा वो सबके लिए बनेगा, ओके। सो फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या बताया गया? द फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग आर एज अंडर। It is a collective process and the representatives of both workers and management participate in bargaining. ओके, यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग बताया कि इनकी जो प्रतिनिधित्व करेंगे, जो दोनों वर्कर भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है। It is a continuous process. It establishes regular and stable relationship between the parties involved. So it involves not only the negotiation of a contract but also the administration of the contract. ये केवल negotiation of contract नहीं होता, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता है। समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, उसकी नेगोशिएशन हो रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होगी उसके बारे में भी बात करता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान। लाइक द पार्टीज हैव टू अडॉप्ट फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग, ओके। क्योंकि बार्गेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दोनों साइड से कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर 4 आउटकम्स दैट कैन अचीव इन द नेगोशिएशन। लाइक फर्स्ट वन इज लूज लूज। लाइक द फर्स्ट सिचुएशन इज वेयर बोथ द पार्टीज लूज। पहला सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों पार्टी लूज कर गया। एंड द सेकंड सिचुएशन एंड द थर्ड सिचुएशन, लाइक सेकंड सिचुएशन में लूज विन हो गया कि एक पार्टी जीता एक पार्टी हार गया। फिर मतलब थर्ड वन इज क्या हुआ कि फिर विन लूज हो गया कि दूसरा पार्टी हारा, फर्स्ट हारा और दूसरा जीत गया। फिर ओनली वन पार्टी विन्स एंड द अदर्स लूजेज। एंड द फोर्थ सिचुएशन इज इन विच बोथ द पार्टीज विन। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी विन हो गए। तो ये सिचुएशन मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो नेगोशिएशन होता है, मीन्स लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, उसकी ऐसी नेगोशिएशन होती है। समझ गए? तो बहुत आसान है। इसके बारे में आप कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने समझा दिया, फीचर समझा दिया। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, इस विषय में क्या बात करता है यहाँ पे? कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज 2 pronounced concern, like first one is chalking out a board contract of employment relation between employers and workmen. Second one is the administration of contract. In fact, it has been recognized as a method of determining the wage rates and others कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मेन है सब्जेक्ट मैटर, ये विषय का बात करता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया है, एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। लाइक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात किया है कि व्हाट विल बी द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ओके। व्हाट आर लाइक वर्क टाइम क्या होगा, अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसका ओवर टाइम का सैलरी क्या होगा, प्रॉपर सैलरी क्या होगा, वर्किंग कंडीशन क्या होगा। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जो बात की गई है यहाँ पे, या एक आपने नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट के बारे में भी इसमें पढ़ा होगा। लाइक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ये नेशनल कमीशन ऑन लेबर का जो रिपोर्ट था, इसमें ये बताया गया था, लाइक सजेशन दिया था नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट ने कि कंडीशंस ऑफ वर्क कैसे होंगे, सेफ्टी दिया जाएगा, जो वर्कर्स होंगे, लेबरर्स होंगे, उनकी सेफ्टी की बात कौन करता है। लाइक क्लीनलीनेस की बात की गई थी, सेफ्टी की बात की गई थी, एजुकेशन फैसिलिटी लेबर को प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्किल्ड लेबर होंगे उनकी स्किल को देखा जाएगा, इफिशियंसी कैसी है उनकी स्किल को वो देखा जाएगा, प्रमोशन कौन कब कैसे होगा, प्रमोशन किसको कब मिलेगा, टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है जो लेबरर्स होंगे, सो स्किल और नॉन स्किल लेबर के बीच में डिफरेंसेज, तो हर चीज़ों के बारे में बताया गया था। ये जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट था, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट थी। सो मेन है कि सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु यहाँ पे यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को कैसे डिटरमाइन किया जाए, लाइक डिटरमाइनिंग द वेजेज, रेट्स, other terms and conditions of employment and regulating the relation between management and organized labor,
ओके कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज्ड लेबर के बीच में नेगोशिएशन, क्योंकि बिना नेगोशिएशन का कुछ होगा नहीं, और ये जो नेगोशिएशन होना है ये नेगोशिएशन कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल वे में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लेबर है ए, तो ए इंडिविजुअली तो जाएगा नहीं। मान लीजिए ए बी सी डी यहाँ पे बहुत सारे लेबर है, ए टू मतलब एन टाइम्स लाइक 1000 लैक्स में है, तो सबका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और यूनियन रहेगा, वही तो जाकर लड़ेगा ना, वही तो नेगोशिएट करेगा ना। तो इसकी राइट के लिए लाइक यहाँ पे मेन कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेकर यहाँ पे मेन बेसिक बात होता है। ओके, नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्लूड्स प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू हायरिंग, लेज ऑफ, कोई किसी को नौकरी से निकाल दिया, या फिर प्रमोशन को लेकर, ट्रांसफर ऑफ वर्किंग कंडीशन को लेकर, वर्किंग असेसमेंट को लेकर, वेजेस को लेकर, वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर, रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर। जैसे पता है ना कि कोई लेबर है, रिटायरमेंट हो गया तो उसका क्या बेनिफिट होगा, जो ट्रेड यूनियन से मतलब एक मेंबर सदस्यता रखता है, मेंबरशिप है उसके पास। अभी मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें सजेशन क्या था। यहाँ पे सजेशन की बात की गई है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट बोला है पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, इट्स स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेकंड बोला है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑफ द ट्रेड यूनियन। थर्ड बोला है बेजेज, बोनस, प्रोडक्शन नॉर्म्स, लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, ग्रीवांसेज एड्रेसल, उनके जो शिकायतें कौन सुनेगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, मेथड एंड मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डिस्प्यूट्स एंड टर्मिनेशन क्लॉज। अब यहाँ पे ये बताया गया कि पर्पस ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा। यहाँ पर सजेशन दिया गया कि एग्रीमेंट जो नेगोशिएशन होगा इसका स्कोप क्या होगा। तो मेन है कि यहाँ पे जो नेगोशिएशन होता है इसका मेन जो मतलब फोकस होता है कि ये सेटलमेंट को मतलब डिस्प्यूट को सेटल करे। ओके, मैं सेटलमेंट पे आए। ओके, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात किया गया कि ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का, ट्रेड यूनियन का। सो वेजेस, बोनस को लेकर, सैलरी को लेकर, प्रोडक्शन नॉर्म्स को लेकर, लीव को लेकर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर, समझ गए, शिकायत की प्रोसीजर क्या होगी। तो वही चीज़ बोल दिया मैंने, यहाँ पे आपको दोबारा करवा दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बताया गया है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। वही चीज़ बता दिया। इट इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। So it also includes the process of resolving labor management conflicts. So there is a strong view that the parties should be left to themselves to settle their dispute and settle like and the state should not intervene in these matters. अब यहाँ पे strong view है कि parties should be left to themselves to settle their dispute. Okay, यहाँ पे state involved नहीं होता। तो ये वही चीज़ लिख दे रहा है। कंक्लूजन यहाँ पे समझ गया कि कंक्लूजन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप देख लेना एक बार, कंक्लूजन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सो कंक्लूजन में यही बताया गया, देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड प्रोवाइड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एट द सेंट्रल लेवल सो दैट पीस एंड हार्मनी विद द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स कैन बी मेंटेन्ड, which in turn can provide better service to the community and hence lead to the growth and development of the economy. In fact, India is under the international obligation to provide effective mechanism for collective bargaining. Okay, so मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।